हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। एंड आई एम रियली सॉरी, 1-2 दिन से सेशन नहीं हो पाया कुछ रीजंस की वजह से, पर कोई बात नहीं है। आज हम सब कंटिन्यू करके ख़त्म करेंगे। इस सेशन में हम 19 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, या बाकी के जो भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब। बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड है। इनके बीच हुई बायलैटरल मीटिंग, जिसमें कि इन्होंने डिस्कस किया रोड मैप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर द सिविल सर्वेंट्स ऑफ बांग्लादेश। बेसिकली जो बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, उनको कैसे और काबिल बनाना है, उसके लिए इंडिया के साथ इन्होंने मीटिंग की और डिस्कशंस की, और जिससे कि दोनों मिलकर कुछ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करेंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, याद कैसे रहेगा? सिंपल है। देखो, इंडिया जहाँ पड़ता है ना, उसके जस्ट पास में ही इधर की साइड बांग्लादेश आता है, हमारे ईस्ट साइड में। तो हमने कहा हम हमारे वाले सिविल सर्वेंट्स को तो ट्रेन कर ही रहे हैं, साथ में तुम्हारे भी कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, तुम तुम्हारे भाई टाइप हो नहीं। ऐसे फटाफट याद हो गया। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। ओके, बढ़ते हैं फिर आगे। इंडो बांग्ला बॉल म्यूज़िक फेस्टिवल। फिर से इंडिया और बांग्लादेश के बीच की ही बात है, उनके बीच हुआ बॉल म्यूज़िक फेस्टिवल। ये एक तरीके का म्यूज़िक होता है जो कि जो मिस्टिक सेंट्स वगैरह होते हैं वो गाया करते थे, तो उसी से रिलेटेड ये फेस्टिवल था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। बांग्लादेश की सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया 9 डे लॉन्ग दिस फेस्टिवल इन ढाका में ही हुआ है ये, टू मार्क द 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ़कीर लालौन शाह, अ मिस्टिक सेंट एंड ह्यूमनिस्ट। तो वहाँ के एक सेंट हैं फेमस, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए ये वाला फेस्टिवल इनॉग्रेट हुआ। ऑर्गेनाइज किसने करवाया? तो लालौन विश्व संघा नाम से एक संघ है, उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज कराया। हाई कमीशन ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कराता है इस इवेंट को, इसलिए हम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एंड बांग्लादेश की कल्चरल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी सपोर्ट कर रही थी। बी से बांग्ला, बी से बॉल। ठीक है, ऐसे करके याद करेंगे, याद हो जाएगा, सिंपल है। बढ़ो आगे। फिर आता है वर्ल्ड टेबल टेनिस। अब वर्ल्ड टेबल टेनिस का फीडर टूर्नामेंट हुआ कैपेडोशिया में। आई डोंट नो इसको कैसे बोलते हैं, तुम पढ़ लो स्पेलिंग और बोल लेना अपने अकॉर्डिंग। और ये पड़ता है टर्की में। ठीक है, तो वहाँ पे जो इंडिया की टेबल टेनिस डुओ थे, पॉयमांती बाइसिया और आकाश, इन्होंने क्लिंच किया मिक्स डबल्स में टाइटल। तो मिक्स डबल्स में हम फर्स्ट आए। इसमें किसको डिफीट किया? तो हमने इंडियंस को डिफीट किया, अनिर्बान घोष और स्वास्तिक घोष को। याद कैसे रखना है? तो इसमें कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे करना, जैसे किसी के अप्पा हैं, वो दोष देते रहते हैं अपने बच्ची को, अप्पा दोष आ रहा है ना इसमें, कैपाडोशिया ऐसे करके। तो अपनी बच्ची को दोष देते रहते हैं, पढ़ती लिखती नहीं है, टेबल टेनिस खेलती रहती है, तो मानती नहीं है, मानती से पॉय मानती, और उसका कोई पार्टनर लेना आकाश नाम से, तो वो दोनों टेबल टेनिस खेलते रहते, अपने मानते ही नहीं अपने अप्पा की। इस तरह से थोड़ा बहुत शायद एसोसिएशन मिल जाए और तुम्हें फटाफट याद हो जाए, वरना डायरेक्ट हो जाए तो डायरेक्ट भी याद कर लो। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर दीज प्लेयर्स। हम यहाँ पे सिर्फ याद करने के लिए ये अनशन टेक्निक लगा रहे हैं। सिंपल। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे ONDC स्टार्टअप महोत्सव पर। ONDC क्या है? तो वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म टाइप है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिसका कि एम है, मतलब इस प्लेटफॉर्म का एम है कि भाई जितने भी सेलर्स वगैरह होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह हो गए या फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए, वहाँ पे तो कुछ ही तरीके के सेलर्स को प्रेफरेंस दी जाती है और वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले सभी को, और डायरेक्ट कनेक्शन करवाने की कोशिश की जाती है कंज्यूमर से, ताकि बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं उनको कमीशन वगैरह नहीं देना पड़े, उनका जो है रोल ख़त्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स को डिसेंट्रलाइज करने की बात करता है ये प्लेटफॉर्म ONDC।
सो उसी से रिलेटेड स्टार्टअप महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ न्यू दिल्ली में, और किसने किया, तो वो किया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑफकोर्स हम इसमें इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को कैसे प्रमोट करते हैं उससे बात हो रही है, तो यही वाला डिपार्टमेंट एसोसिएट होगा। इट इज़ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया टू लेवरेज द अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक्ड बाय ONDC। सो इस महोत्सव का पूरा एम बेसिकली ये था कि भाई कैसे स्टार्टअप्स वगैरह को जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं थ्रू ONDC प्लेटफॉर्म। तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है हमारी गवर्नमेंट का, और दूसरा ये जो ONDC प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं दोनों के इन्फ्लेक्शन की बात हुई, दोनों के मर्जर की बात हुई। मर्ज किया नहीं है हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना दोनों एक दूसरे से। सो इसके थ्रू हम स्टार्टअप को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनसे रिलेटेड एक महोत्सव हुआ न्यू दिल्ली में, जिसमें कि कुछ स्टार्टअप्स ने और हमारी गवर्नमेंट ने सबने पार्टिसिपेट किया, उसमें डिस्कशंस हुए। सो ये बात है। सो ONDC के बारे में यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मार्केट प्लेसेस थ्रू विच sellers can sell their products directly to consumers bypassing intermediaries, and it was launched by government। और जो स्टार्टअप इंडिया है ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें जो लॉन्च किया गया था स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए कि कैसे उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड किया जाए और बाकी का टेक्निकल सपोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाए। सो फॉर बाय फैसिलिटेटिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ एंड get credit availability and other benefits, how can we encourage our startups to grow and develop further। so ये सारी बातें आई थिंक सिंपल था, समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि आती है फ्रांस से रिलेटेड। फ्रांस ने इमरजेंसी डिक्लेयर की न्यू कैलेडोनिया में। अब न्यू कैलेडोनिया में आप सोचेंगे कैसे कर सकता है ये इमरजेंसी डिक्लेयर, तो एक्चुअली ये फ्रांस की ही द्वारा कंट्रोल्ड एक टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया, जो कि पैसिफिक ओशन में पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ता है न्यू कैलेडोनिया, और ये रहा फ्रांस, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी है। ठीक है, पहले इसकी कॉलोनी हुआ करती थी और आज भी इसी के अंडर है, यूँ मान सकते हो। इनफैक्ट कैलेडोनिया के जो सिटीजन्स हैं उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप मिली हुई है फ्रांस की। सो फ्रांस ने डिक्लेयर किया यहाँ पे इमरजेंसी। क्यों डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, और प्रोटेस्ट इसलिए चल रहे थे क्योंकि एक लॉ लाया गया था जिसमें कि बोला गया था कि जितने भी फ्रेंच रेजिडेंट्स हैं न्यू कैलेडोनिया में, जो कि 10 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, हु आर लिविंग देयर फॉर अ डेकेड, उनको वोटिंग के राइट्स मिल जाएंगे इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस। तो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं न्यू कैलेडोनिया को, उनको लगा कि हमारा तो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा इससे, तो उन्होंने स्टार्ट किया इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट। सो उसी से को टैकल करने के लिए फ्रांस ने यहाँ पे इमरजेंसी इम्पोज कर दी। ठीक है, सो दिस मूव रेज्ड कंसर्न्स अमंग लोकल लीडर्स अबाउट द पोटेंशियल डायल्यूशन ऑफ द कनक इंडिजिनस कम्युनिटीज़ वोटिंग इन्फ्लुएंस। ये एक वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी है कनक नाम से, तो उन्हें लगा कि हमारा तो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। सो डिस्कॉर्ड ओवर इलेक्टोरल रिफॉर्म implies long-standing tensions regarding France's role in New Caledonia, marked by periodic calls for independence। अब ये कोई आज ही का मुद्दा नहीं है, बहुत पहले से भी यहाँ पे डिमांड्स उठ रही हैं कुछ लोगों से कि हमें इंडिपेंडेंस दो अच्छे से, हमें फ्रांस के अंडर नहीं रहना है। और इस तरह से मतलब काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन्स हैं, और अब ये लॉ लाए तो इससे और थोड़ी और बढ़ गई। तो ये पूरा मुद्दा था। तो अब यहाँ पे फ्रीडम क्यों नहीं देते हैं भाई, जब वो मांग रहे हैं तो एक्चुअली इतना सिंपल नहीं है मामला। यहाँ पे वहाँ के नेटिव लोग भी हैं, कुछ फ्रेंच भी रहते हैं और कुछ इधर उधर से आए हुए लोग भी रहते हैं जो कि माइग्रेट करके आए हैं। तो जब रेफरेंडम हुआ भी ना कि भाई तुम्हें अलग होना या नहीं होना, जब लोगों से पूछा गया तो मेजॉरिटी ने बोला कि हमें तो फ्रांस के अंडर ही रहना है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि कुछ बाहर के भी लोग थे, कुछ फ्रेंच के भी लोग थे। तो उस तरह से थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है और इतना सिंपल नहीं है मामला। सो 1853 से ही फ्रांस के अंडर है ये। 1946 से इनकी एक ओवरसीज़ टेरिटरी की तरह है, मतलब फ्रांस ही एडमिनिस्टर करता है वहाँ पे। और निकल काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया में, अराउंड वर्ल्ड का 10% निकल यहीं पे निकलता है। सो और लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, कुछ हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस भी हैं कॉलोनाइजेशन को लेके। उस हिसाब से
वहाँ पे ये प्रोटेस्ट उठते रहते हैं. सो ग्रैपल्स विद इट्स कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी कॉट बिटवीन इट्स कॉलोनियल पास्ट एंड एस्पिरेशंस फॉर ऑटोनॉमी. ये पूरी बात है. आई थिंक सिंपल थी, समझ में आ गई होगी. कहानी की तरह पढ़ोगे फटाफट याद हो जाएगा. अब पढ़ते हैं ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा से रिलेटेड. ये किसका वीज़ा है? तो ये यूएई ने लॉन्च किया है ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा. बेसिकली ये एक वीज़ा प्रोग्राम है जिसमें कि लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ रहने दिया जाएगा उन इंडिविजुअल्स को जो कि कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से या सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम है. 10 साल के लिए वहाँ पे रखा जाए, मतलब रहने दिया जाएगा. और ऐसे प्रोग्राम्स यूएई पहले भी ला चुका है, जैसे कि गोल्डन वीज़ा लाए थे ये 2019 में. वो 10 साल के लिए था फॉर इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट. और इसी तरह से ग्रीन वीज़ा लेके आए थे फॉर 5 साल के लिए फ्रीलांसर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए. और एक जानने की बात ये भी है कि 2024 को डिक्लेयर किया गया है एज अ ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर द यूएई. ठीक है, सो सिंपल था ये तो. आई गेस ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा कैसे रिलेटेड है? यूएई. सो आई थिंक ब्लू में UERI बीच में ए लगा देना. देखो ब्लू में UERI, इसके बीच में ए लगा देना तो UAE हो जाएगा. ओके, ये सिली सी चीज़ें हैं जो याद हो जाएंगी फटाफट. और अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आए जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई नॉर्दर्न अफ्रीका में, जो उसमें की प्रोविंसेस आती हैं बदाख्शान, गोर, बागलान, हेरत जैसी प्रोविंसेस में. सो इसीलिए काफ़ी क्राइसिस हो रखा है वहाँ पे. लेकिन जो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वगैरह वो एक्टिव हैं ताकि उस चीज़ों को हैंडल किया जा सके. तो अफ़गानिस्तान में काफ़ी हैवी फ्लड्स आए. सिंपल सी न्यूज़ है ये तो. ठीक है, एंड इतना ही था आज का सेशन. आई होप इट हेल्प यू. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.